Hello friends, this is the last lecture of IT and technology part. The ninth topic is non-personal data. As we see अभी बहुत ज़्यादा ही प्राइवेसी इश्यूज चल रहे हैं रिलेटेड टू कोविड-19 क्राइसिस के साथ साथ क्योंकि जब भी आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ था तो उसके साथ प्राइवेसी के कुछ चीज़ें भी आई थी जो कुछ लोग आरोग्य सेतु ऐप इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहे थे अपने फ़ोन में कि क्योंकि वो प्राइवेसी इश्यूज थे कि उनका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा और उनकी सारी चीज़ें उनका लोकेशन एंड ऑल। तो अभी क्या है, ये प्राइवेसी इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि हमने डीएनए टेक्नोलॉजी बिल भी पढ़ा था, फिर उसके बाद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आया था 2019 जो कि अभी तक पास नहीं हुआ क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। तो अभी रिसेंटली ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई है, रिलीज़ की गई है। किसने रिलीज़ किया है? क्रिस गोपाल कृष्णन ने रिलीज़ किया है नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, ये फ्रेमवर्क किसने रिलीज़ किया है? क्रिस गोपाल कृष्णन ने रिलीज़ किया है कमिटी के लिए कि आप कमिटी जो है इसके फीडबैक प्रोवाइड करे। तो नॉन पर्सनल डेटा समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें पार्ट ले रहे हैं। पहला है डेटा प्रिंसिपल्स, दूसरा है डेटा कस्टोडियंस और तीसरा है डेटा बिजनेसेस। ठीक है, तो डेटा प्रिंसिपल्स कौन है? जिनसे डेटा रिलेट करता है, मतलब जैसे कि मैं हो गई, मेरा डेटा अगर मेरा डेटा जैसे मेरा पर्सनल डेटा है, ठीक है, और मेरी चीज़ें हैं, मेरा नेम है, मेरा रिलीजन है, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है, तो ये सब जो होगा वो जो मेरा डेटा है उसे हम डेटा प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल पर्सन, एंटिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ टू हुम नॉन पर्सनल डेटा रिलेट्स। ठीक है, जो नॉन पर्सनल डेटा जिस पर्सन को रिलेट करता है उसे ही हम डेटा प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जिसका डेटा है उसको डेटा प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, फिर डेटा कस्टोडियन कौन कौन से होते हैं? वो एंटिटीज़ जो डेटा को कलेक्ट करती हैं और प्रोसेस करती हैं। ठीक है, जो डेटा को क्या करती हैं? डेटा कस्टोडियन वो होते हैं जो डेटा को कलेक्ट करती हैं, स्टोर करती हैं और उसको प्रोसेस करती हैं नॉन पर्सनल डेटा को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा कस्टोडियन। और डेटा बिजनेसेस कौन कौन से होते हैं? जो बिजनेस होते हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के बहुत सारे बिजनेस जो इकट्ठा पूरे डेटा को कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, उनको डेटा बिजनेसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आई हैव क्लियर द थ्री stakeholders of the non-personal data governance framework: data principal, data custodian and data businesses. Now let's come to non-personal data. What is non-personal data? Non-personal data वो डेटा होता है जो पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं करता है, भले वो पर्सन के इन्फॉर्मेशन कंटेन करता हो। ठीक है, जैसे मेरा पर्सनल डेटा है, ठीक है, मेरा पर्सनल डेटा है, बट मेरा पर्सनल डेटा में मुझे वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जो डेटा हम इंक्लूड करते हैं और कलेक्ट करते हैं बहुत सारे मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट और डिवाइसेस से कलेक्ट करते हैं, वो हमारा डेटा जो होता है वो नॉन पर्सनल डेटा होता है। ठीक है, जनरली पर्सनल डेटा जो होता है एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन होता है। एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन का मतलब कि वो सीधे बताता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, पर्सन की एज क्या है, जेंडर क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, सारी चीज़ें वो बता देता है। पर नॉन पर्सनल डेटा जो होता है वो एनोनिमाइज्ड फॉर्म होता है। एनोनिमाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वो पर्सनल डेटा ही होता है आपका, बट वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से सिक्योर्ड होता है, एनोनिमस होता है, जिसको कोई देख नहीं सकता है। ठीक है, आप मतलब उस डेटा को देख के आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कि आप यही पर्सन हैं। ठीक है, लेट्स से कोई सुमित है, उसका नॉन पर्सनल डेटा है, ठीक है, उसका डेटा है कुछ, हमने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया और उसको एनोनिमाइज्ड कर दिया, तो हम उस डेटा से फिर उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पर्सनल डेटा बोलेंगे। अब नॉन पर्सनल डेटा को जब हम देखेंगे तो हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस डेटा को देख के कि वो पर्सन जो था वो सुमित ही था, सुमित का ही डेटा था। तो जो आइडेंटिफेबल इंफॉर्मेशन होती है उसे हम नॉन पर्सनल डेटा बोलते हैं। ठीक है, देन कम टू ड्राफ्ट में ये भी बताया गया है कि क्लासिफिकेशन किया गया है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा का, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा का एंड प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा का। ठीक है, तो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा क्या होते हैं?
वो डेटा जो गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज जो हैं कलेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल सेंसस डेटा हो गए, ठीक है, जब भी हम टैक्स पे करते हैं तो हमारे से रिलेटेड जो डेटा होता है, ठीक है, और वो जब जितने भी सारे डेटाज आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी डेटा कलेक्ट करती है और जनरेट करती है वो डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट देती है उनको, कि वो कभी बाहर ना जाए, मतलब वो डेटा जो है कहीं बाहर ना जाए जिसका वो लोग मिसयूज़ कर सके। तो लॉ के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। लाइक जनरली जो डेटा लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन होती हैं एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा होते हैं, वो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा वो होता है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, सच एज सेंसस डेटा कलेक्टेड बाय टैक्स रिसिप्ट्स एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब जो डेटा होता है वो पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा होता है। नाउ लेट अस कम टू कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा। कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा होता है जो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। लेट से कोई कम्युनिटी एक कॉलोनी में रह रही है, ठीक है, एक डेफिनेट जोग्राफिकल लोकेशन पे रह रही है, तो उस कम्युनिटी के से रिलेटेड जो डेटा होगा वो उसको बोलेंगे कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा है। फॉर एग्जांपल रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है, कोई एक कंपनी में कोई बहुत सारे वर्कर्स जॉब कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा होगा, ठीक है, जो सोशल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या होता है, वो डेटा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा, ठीक है। जैसे कि हम राइडिंग हेलिंग ऐप से कलेक्ट कर रहे हैं, टेलीकॉम कंपनीज से कलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज से। लेट्स से हमारे कॉलोनी में एक इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होती है, तो हमारे कॉलोनी का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उससे रिलेटेड डेटा जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा। देन प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा वो होता है जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है फॉर डिराइव फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्रियरिटी सॉफ्टवेयर एंड नॉलेज, ठीक है। और प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा जो होता है वो क्लासिफाइड किस में होता है, सेंसिटिव नॉन पर्सनल डेटा एंड क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा। सेंसिटिव मतलब कि अगर वो डेटा लीक हो गया तो वो डेटा का मिसयूज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसे सेंसिटिव नॉन पर्सनल डेटा बोलते हैं। और क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा इज़ लाइक एंड सेंसिटिव बट मोर related to companies लाइक कंपनीज़ के कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जो आप नहीं पब्लिक कर सकते, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है। तो आई होप आई हैव क्लियर द नॉन पर्सनल डेटा एंड पर्सनल डेटा, व्हाट इज़ द नॉन पर्सनल डेटा। सो लेट अस रिवाइज। तो जो ड्राफ्ट बिल है उसमें डेटा प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, डेटा कस्टोडियन एंड डेटा बिजनेसेस, और उसमें डिफाइन किया गया है नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन किया गया है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा एंड प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा, ओके। देन लेट अस कम टू द सेकेंड टॉपिक, मीन्स IT एंड टेक्नोलॉजी का जो 10th टॉपिक है वो आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020। जैसे कि मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले ही बताया कि आरोग्य सेतु ऐप बहुत लोग नहीं कर रहे हैं इंस्टॉल, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि हमारा प्राइवेसी, हमारा जो चीज़ें हैं वो शेयर हो जाएंगी पूरे उसमें गवर्नमेंट के साथ और पूरे एजेंसीज़ में शेयर हो जाएंगी जो कि मिसयूज़ हो सकती हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने नोटिफाई किया है आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020, जो क्या एड्रेस करेगा, जो क्या इश्यूज़ को कंसर्न रिलेट करेगा, प्राइवेसी इश्यूज़ जो हैं और सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं आरोग्य सेतु ऐप से उनसे रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करेगा, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज़ आरोग्य सेतु। क्यों ये प्राइवेसी, मतलब क्यों हमारा डेटा जो है इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि हमारा डेटा शेयर कर लेगा। तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज़ आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए, कि कोई भी पर्सन अगर कोविड-19 पॉजिटिव है तो वो ऐप जो है शो कर देगा कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है, यहाँ प्लेस पे रहता है और ये है। तो जब बहुत ज़्यादा पैंडमिक था उस टाइम पे ये बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आप ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, ट्रैकिंग का बहुत प्रॉब्लम था कि कौन कोविड-19 पॉजिटिव है, और लोग बहुत डर रहे थे जिसके कारण लोग हॉस्पिटल्स भी नहीं जा रहे थे और घर पे ही रहते थे, जिसके कारण क्या होता था कि दूसरे लोग भी इन्फेक्ट होते थे। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप, जो कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करता था, ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करता था। तो मतलब ब्लूटूथ हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि जो भी
100 मीटर तक जो भी आजू बाजू है 10 मीटर तक, तो वो सब बता देगा कि कितने लोग पॉजिटिव है। ठीक है, तो ब्लूटूथ बेस्ड टेक्नोलॉजी है आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, ये ऐप क्या करता है, अलर्ट करता है यूज़र को कि आपके आजू बाजू कौन इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, इन्फॉर्म यूज़र्स अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, यूज़र्स को बताता है कि आप क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हो कोविड-19 के चलते हुए, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना। ठीक है, कितनी कहाँ कहाँ मेडिकल अथॉरिटीज़ एडवाइजरीज़ हैं। ठीक है, डेटा पूरा कितना लोग कोविड पॉजिटिव है, कितने लोग ठीक हुए हैं, हर स्टेट का अदरवाइज अलग अलग डेटा भी कंटेन करता था। ऐप इज़ प्राइवेसी फर्स्ट बाय डिज़ाइन एंड अवेलेबल इन हर एंड्रॉयड और iOS सिस्टम में सब में अवेलेबल है। ऐप जो है हैज़ हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर एंड इज़ अवेलेबल इन 11 लैंग्वेजेस। तो ऐप जो है 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, बिकॉज होता क्या है कि आधार पे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आधार जो है हमारा किस लिए यूज़ है और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है एंड ऑल। सो आरोग्य सेतु ऐप भी है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा कोविड-19 चल रहा है क्राइसिस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इट। सो आरोग्य सेतु जो ऐप है वो 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। Now let's come to what is the protocol 2020 say about. Okay, so first point है इसमें implementation of the protocol. अब implement कौन करेगा protocol? तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। प्रोटोकॉल को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, वो मेटी करेगी। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो है वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डेटा को, प्रोसेस करेगा और मैनेज करेगा जो भी आरोग्य सेतु से डेटा वो कलेक्ट करता है। ठीक है, एनआईसी क्या करेगा, कलेक्शन, स्टोरेज, मैनेजिंग ऑफ डेटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द आरोग्य सेतु ऐप। एंड प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, फिर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिस्पॉन्स डेटा, any response data and the purpose for which it is collected, NIC shall be clearly specified in the privacy policy। ठीक है, जिस काम के लिए डेटा को कलेक्ट किया गया है और प्रोसेस किया गया है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स है, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगी, क्लियरली लिखेगी कि प्राइवेसी पॉलिसी में हमने इसलिए डेटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, और NIC जो है वो डेटा को only such response data as it necessary and proportionate to formulate and implement appropriate health responses। तब तक डेटा को इसीलिए कलेक्ट करेगी कि क्योंकि वो इम्प्लीमेंट कर सके जो भी हेल्थ कंडीशंस हमारे यहाँ हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके कारण। ठीक है, डेमोग्राफिक डेटा जो है, डेमोग्राफिक डेटा विल बी रिटेन्ड एज लॉन्ग एज प्रोटोकॉल रिमेन्स इन फोर्स। जब तक प्रोटोकॉल रहेगा 2020 का तब तक वो फोर्स रहेगा, या फिर जब इंडिविजुअल रिक्वेस्ट करे कि हमारा डेटा डिलीट कर दो फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, 30 डेज़ के मतलब 1 महीने पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरा डेटा डिलीट कर दीजिए। तो जो भी अर्लियर होगा, प्रोटोकॉल जब तक रहेगा तब तक या तो डेटा रहेगा, या फिर जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारा डेटा डिलीट कर दीजिए तो वो डिलीट कर देंगे, जो भी अर्लियर होगा, जो भी इन दोनों में से पहले होगा। अगर प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया तो डेटा ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा, और अगर डेटा नहीं डिलीट हुआ और आपने 1 महीने पहले बोल दिया कि हमारा डेटा डिलीट कर दिया तो विद इन 30 डेज़ फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 30 डेज़ आपका डेटा डिलीट कर दिया जाएगा, अगर वो डेटा ज़रूरी नहीं है तो। देन शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्स डेटा जो है शेयर भी किया जाएगा अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ और थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, फॉर सर्टन हेल्थ प्रैक्टिसेस। ठीक है, हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए बहुत सा जो डेटा है वो थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर किया जाएगा। कोई भी एंटिटी अगर जिसके साथ डेटा शेयर किया जा रहा है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली सिर्फ उसी पर्पस के लिए डेटा यूज़ करे कि जिसके लिए उसको शेयर किया जा रहा है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। ठीक है, इन एनी सर्कमस्टांसेस सच डेटा शैल नॉट ऑर्डिनरली बी रिटेन्ड बियॉन्ड 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज एसेस्ड, आफ्टर विच सच डेटा शैल बी परमानेंटली डिलीटेड। ठीक है, 180 डेज से ज़्यादा आप उस डेटा को रिटेन नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, अगर और उसके बाद आपको डेटा डिलीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स डेटा में बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, वो जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो रिसर्च पर्पसेस के लिए भी यूज़ होगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने कोविड-19 में किसी का डेटा कलेक्ट किया, अगर हमको फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो डेटा जो है हम रिसर्च प्रोग्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, NIC जो है हमको बताएगा।
गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप को रिसेंटली क्या किया है, ओपन सोर्स कर दिया है कि डेवलपर्स जो हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो इंस्पेक्ट कर सके सोर्स कोड ऑफ द ऐप एंड मॉडिफाई फॉर चेंजेस। ठीक है, सोर्स कोड ऑफ द ऐप एज इन मतलब जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको उसका कोड को वो कर सकें और उनमें चेंजेस ला सकें। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग द ओपन सोर्स डेवलपमेंट विल बी मैनेज बाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स मैनेज करेगा। ठीक है, कोई भी वॉयलेशन अगर इन डायरेक्शन का करेगा तो उनको पेनल्टीज़ किसके अंदर लगेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर उनको पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो जनरली कोविड-19 की जो भी बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है या गवर्नमेंट जो बना रही है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ही आ रहे हैं। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए कि कोई भी अगर वॉयलेशन करेगा डायरेक्शंस का तो उनको पेनल्टीज़ किसके अंदर मिलेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर, और अदर लीगल प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, एम्पावर्ड ग्रुप शेल रिव्यू दिस प्रोटोकॉल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, हर 6 मंथ के बाद ये प्रोटोकॉल रिव्यू किया जाएगा। जो जो ये आरोग्य सेतु प्रोटोकॉल है वो हर 6 मंथ के बाद रिव्यू किया जाएगा। तो प्रोटोकॉल में हमने पढ़ लिया, हम प्रोटोकॉल में पहला दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, इम्प्लीमेंटेशन मेईटी करेगी। ठीक है, और मैनेज प्रोसेस और कलेक्ट डेटा कौन करेगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर करेगी। ठीक है, पेनल्टीज़ हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, डेटा जो है शेयर किया जाएगा थर्ड पार्टी के साथ, पर थर्ड पार्टी इसीलिए डेटा यूज़ करेगी जिसके लिए उसने डेटा लिया है। ठीक है, और प्राइवेसी इश्यूज़ कंसर्न उसमें वो किया है, डेटा डिलीट किया जाएगा 30 डेज़ पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, या तो प्रोटोकॉल जब तक रहेगा तब तक डेटा रहेगा। ठीक है, 180 डेज से ज़्यादा कोई भी पार्टी अगर थर्ड पार्टी को डेटा दिया है तो 180 डेज से ज़्यादा डेटा को नहीं रख सकती, उसके बाद उसको परमानेंटली डिलीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, अभी क्या हुआ है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल नाम ही से आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगी, इनोवेशन प्रमोट करेगी और स्टार्टअप में इनोवेशंस बढ़ाएगी। ठीक है, और स्टार्टअप को हेल्प करेगी कि वो इकोसिस्टम बिल्ड करे, ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा डैमेज ना हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज़्यादा हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सके। तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में चेयरमैन कौन होगा, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो होंगे वो चेयरमैन होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे। और नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए अपॉइंट करेगी। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, देन कम टू द इवेंट बॉट एंड मोबाइल ट्रैकिंग ट्रोजन। रिसेंटली इंडियन कंप्यूटर सर्ट इन ने इशू किया है एडवाइजरी अगेंस्ट द ट्रोजन कॉल्ड इवेंट बॉट। ट्रोजन होते क्या है, ट्रोजन एक मालवेयर होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को डिस्टिंग्विश करते हैं लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से डिस्टिंग्विश करते हैं और जनरली अफेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो ट्रोजन इवेंट बॉट क्या है, इवेंट बॉट एक ट्रोजन है जो कि किसको इफेक्ट कर रहा है, मोबाइल बैंकिंग फाइनेंशियल डेटा को इफेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल ऐप्स को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल पे हो गए, हम लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, तो इन सबको वो जो इफेक्ट कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड इवेंट बॉट। इवेंट बॉट किसको इफेक्ट कर रहा है, इवेंट बॉट है क्या, पहला है तो वो ट्रोजन है, फर्स्ट फैक्ट इज़ कि वो ट्रोजन है। सेकेंड है कि वो किसको इफेक्ट कर रहा है, हमारे फाइनेंशियल ऐप जो हैं फ़ोन में उनको इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल ऐप आपको अभी मैंने बताया। ठीक है, उनको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ले रहा है, तो जिसके कारण हमारा जो है पैसे वैसे कभी उड़ जाते हैं बैंक अकाउंट से, तो ये सब है ट्रोजन का काम है, इवेंट बॉट का काम है। अब वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या करता है, अटैच करता है खुद को किससे, प्रोग्राम या फिर किसी फाइल से अटैच करता है और उस फाइल के थ्रू वो पूरे कंप्यूटर में फैल जाता है। ठीक है, एक से दूसरे लेवल तक, और इन्फेक्शन हमारे कंप्यूटर को पूरी तरह इन्फेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर बहुत देर में स्टार्ट होता है या फिर बंद हो जाता है या फिर चलता नहीं है। तो वायरस इस तरह इफेक्ट करता है। वायरस को किसकी ज़रूरत होती है, किसी भी फाइल की जिसके थ्रू वो कर सके, पूरे स्प्रेड हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कोरोना वायरस देखा कि एक पर्सन को इन्फेक्ट
करता है, उसके थ्रू वो दूसरे पर्सन को, दूसरे के थ्रू तीसरे पर्सन को, तो फॉर एग्जांपल लाइक दैट। वैसे ही वायरस जो कंप्यूटर में इफेक्ट करता है वो ऐसे ही इफेक्ट करता है, ठीक है। वायरस जो है बिना किसी पर्सन के और बिना किसी प्रोग्राम या फाइल के इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वॉर्म क्या होता है, वो सब क्लास होता है वायरस का, बट वॉर्म जो है वो कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्प्रेड होता है, ठीक है। और ये बिना किसी हेल्प के पर्सन के बिना किसी पर्सन की हेल्प से क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। इसमें किसी पर्सन की और किसी प्रोग्राम और फाइल की ज़रूरत नहीं होती। ये कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में जाएगा, फिर दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करेगा, तीसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करेगा, तो ऐसे वॉर्म इफेक्ट करता है, ठीक है। ट्रोजन इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर, मैंने वो बता दिया आपको। सो लेट अस कम टू द ब्लैक रॉक विच इज़ एन एंड्रॉयड मालवेयर। ब्लैक रॉक क्या है, मालवेयर है जो क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, लाइक पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आपकी स्टील कर लेगा, चुरा लेगा, ठीक है। जैसे किसी क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन है आपका, ठीक है, पासवर्ड रिलेटेड है, ठीक है, उसके और स्मार्टफोन्स जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जो आप पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, अमेजॉन्स, फेसबुक और इन सब में हम जनरली अपनी डिटेल्स डाल देते हैं, जिसके कारण हमारा पासवर्ड वगैरह कभी कभार हैक किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक रॉक बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, बहुत कलेक्टिव टर्म होता है जिसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को दिया गया है, जो कि वायरस हो गए, रैंसमवेयर हो गए, स्पाईवेयर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्लैक रॉक। देन डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डेटा लेक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज़ अ क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। I hope you know about artificial intelligence. I have covered in the last previous lecture. Artificial intelligence मतलब होता है कि ह्यूमन वेस्ट ट्रैकिंग, ह्यूमन वेस्ट जो थिंकिंग है वो ह्यूमन वेस्ट टास्क है वो परफॉर्म कर रहे हो। क्लाउड बेस्ड मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ से पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स मतलब बहुत सारा डेटा एक जगह रखा हुआ है जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है डेटा लेक प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस लॉन्च के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है पहली कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, ठीक है। जहाँ से सारी चीज़ें सारे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो हो गए, जितना भी अप्रूवल है वो सिर्फ इसी पोर्टल से आपको दिया जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, जब एक पोर्टल हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड वे हो जाएगा, तो कोई भी डिले नहीं होगा, कोई भी फाइल आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, कोई भी रिकॉर्ड मिसिंग नहीं होगा, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एट्सेट्रा। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है डेटा लेक प्रोजेक्ट, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। प्लीज़ डिस्टिंग्विश इसको, डेटा लेक प्रोजेक्ट जो है एक सेबी ने भी लॉन्च किया है, तो उसको इन दोनों को मिलाइएगा नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे डेटा लेक प्रोजेक्ट जो सेबी ने लॉन्च किया है, और ये डेटा लेक प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। देन कम्स टू डिजीबॉक्स। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय नीति आयोग। डिजीबॉक्स लॉन्च किसने किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। डिजीबॉक्स है क्या, इस सारे जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है वो एक प्लेटफॉर्म पे स्टोर करना, ठीक है, सिक्योरली, तो उसे हम बोलते हैं डिजीबॉक्स, ठीक है। इसका ये क्या प्रोवाइड करेगा, सिक्योर सारी इन्फॉर्मेशन को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर करेगा। It is a digital file storage, sharing and management software as a service product that provides स्टोरेज ऑप्शन फॉर बिजनेस एज वेल एज इंडिविजुअल यूजर्स, ठीक है। ये सबके लिए क्या प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आप अपना डेटा, इंडिविजुअल अपना डेटा जो है वो एक साथ स्टोर कर सके। और ये और किस तरह, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हम गूगल ड्राइव में अपनी फ़ोटोज़ स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत कम जीबी स्पेस देते हैं वो लोग, ठीक है। ड्राइव ड्रॉप बॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गए, तो उसमें बहुत कम स्पेस देते हैं। तो डिजी बॉक्स क्या है, नीति आयोग ने लॉन्च किया, जहाँ पे पूरा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी फ़ोटोज़ जो है डिजी बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं, जो कि ऑल्टरनेटिव किसका होगा, मतलब गूगल ड्राइव ऑब्वियसली इन लोगों का ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। अ फ्री अकाउंट ऑन डिजी बॉक्स, कितना आप कितने तक डेटा स्टोर करते हैं, 20 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस तक, 20 GB तक आप स्टोर कर सकते हो डिजी बॉक्स में। तो ठीक है, ये डिजी बॉक्स क्या होता है, इट इज़ लाइक एंड गूगल ड्राइव एंड ऑल, जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, बिजनेस अपना डेटा स्टोर करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे, ठीक है। तो ये किसका इनिशिएटिव है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ओके। देन कम्स टू प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून जो है ये बहुत सारे बलून लॉन्च किए गए हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे, ठीक है।
आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, दीज आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जहाँ पे टेम्परेचर जनरली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत सारे बलून लॉन्च किए हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी किन को प्रोवाइड करेंगे, रूरल एरियाज़ को और रिमोट कम्युनिटीज़ को, ठीक है। जो भी रूरल एरियाज़ है जहाँ पे हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रहा है, उन एरियाज़ को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट किसके अंदर है, गूगल सब्सिडरी के अंदर है, गूगल सब्सिडरी के अंदर है। आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये प्रोजेक्ट किसके अंदर है, गूगल सब्सिडरी के अंदर है। बहुत सारे हीलियम फिल्ड बलून्स हैं जिनको 20 किलोमीटर अबव द एल्टीट्यूड लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट तो आपको 16 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 8 किलोमीटर्स एट 16 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर्स एट द पोल पे होती है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट। सो उससे ऊपर जो 20 किलोमीटर अबव, मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, वहाँ पे लॉन्च किया गया है बहुत सारे बलून जो हीलियम फील्ड बलून्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे उसके नीचे जो जोन होता है उसमें वहाँ पे एयरप्लेन फ्लाइज होते हैं। उस जोन को आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि जहाँ पे एयरप्लेन फ्लाई होते हैं उस जोन को क्या बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट में लिख के बताइएगा जो जहाँ पे एरोप्लेन फ्लाइज होते हैं वो कौन सा जोन होता है, ठीक है। तो एरोप्लेन के अबव वाले जोन में 20 किलोमीटर अबव जो है अर्थ के, वहाँ पे ये हीलियम बलून्स को रखा जाएगा और वो बलून जो है वो ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे सिग्नल्स, ठीक है। कोई सिग्नल्स भेजेगा और वो जो रिसीव करेगा और फिर वो वही सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाए, ठीक है। जैसे कि ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, दीज आर द बलून्स, लाइक, है ना। प्रोजेक्ट लून इज एन इनिशिएटिव टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ हाई एल्टीट्यूड बलून दैट कुड प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू बिलो 1। कोई भी उनके नीचे है तो उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन नाउ लेट्स कम टू सैटेलाइट इंटरनेट। जनरली हम जब इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो हम कॉपर वायर्स वगैरह यूज़ करते हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट क्या करेगा, वो बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में रखेगा कि वो इंटरनेट हमको नीचे जो है इंटरनेट हमको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इट जनरली इट प्राइमरली यूज टू ब्रिंग कनेक्टिविटी इन एरियाज जो जहाँ पे केबल डिफ़िकल्ट होता है पहुँचाना, जैसे हिली टेरेन हो गया, वहाँ पे हम केबल्स नहीं पहुँचा सकते, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल। तो वहाँ के लिए हमको ये बहुत फ़ायदा करेगा कि हम सैटेलाइट वहाँ पे प्लेस करते हैं और सैटेलाइट के द्वारा हमको इंटरनेट मिले, जैसे हिली टेरेन्स, रिमोट एरियाज़ और आइलैंड्स हो गए, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ लिमिटेशन होती है। सैटेलाइट जो है बैंडविड्थ लिमिटेशन होती है, जो कि क्या होता है कि वेदर जो है जैसे वेदर ख़राब हुआ तो हमको फिर सैटेलाइट हमको जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, इसलिए जनरली इसको अवॉइड किया जाता है। बट इट इज़ गुड क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो कुछ तो मिले, तो इसलिए सैटेलाइट इंटरनेट भी ज़रूरी है। कहीं कहीं जहाँ पे बिल्कुल इंटरनेट कैपेबल नहीं मिल पाता है तो आप वहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स टू सुपर ऐप। सुपर ऐप आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐप्स को मिला के एक बड़ा ऐप बनाया गया जो कि सुपर ऐप, जिसके अंदर बहुत सारे ऐप आते हैं, ठीक है। सुपर ऐप is a platform developed by a company offering various services under one umbrella, ठीक है। एक अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करना एक ऐप के अंदर, उसको बोलते हैं सुपर ऐप। For example, China's WeChat started out a messaging app, expanding it into payment, cabs, shopping, food ordering, etc. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सुपर ऐप्स की, अमेज़ोन हो गया। अमेज़ोन में जहाँ पे अमेज़ोन को भी एक सुपर ऐप्स की तरह ही ले सकते हैं हम, क्योंकि अमेज़ोन में क्या होता है, हम वहीं से हम अपने खाने की चीज़ें भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहीं से हम अपने क्लोथ्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, वहीं से हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सुपर ऐप्स की तरह ही एक ट्रीट कर सकते हैं हम उनको। A country or a region becomes super app ready when its large base of population has smartphone, ठीक है। जब भी अब सुपर ऐप बनाने के लिए हमको कब सुपर ऐप रेडी होगी कोई भी कंट्री, जब वहाँ पे बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तभी हम सुपर ऐप बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। लोग यूज़ ही नहीं करेंगे तो फिर हम बनाने के लिए कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए स्मार्टफोन का यूज़ करेंगे तभी हम सुपर ऐप बना पाएंगे। देन कम्स टू पाई ऐप।
जो किसने लॉन्च किया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। पाई जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है जो हमको जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको किसके बारे में अवेयर कराता है? जो भी फास्टैग है, जैसे कि फास्टैग हमने लॉन्च किया है, जो टोल प्लाजा से जब हम भी पास होते हैं तो हमको फास्टैग हमारा है तो अपने आप ही पैसे डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, रुपे कार्ड्स है जो भी हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल, उसमें यूपीआई है ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ठीक है, ये किसने डेवलप किया है? बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। एनपीसीआई क्या है? एक अम्ब्रेला एंटिटी है जिसको डेवलप किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किया है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। एनपीसीआई जो है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारे रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम की। जितने भी रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होते हैं वो कौन रेगुलेट करते हैं? एनपीसीआई रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल IMPS सर्विसेज हो गई, ठीक है, रुपे हो गए, यूपीआई हो गई, भीम ऐप हो गए, तो इन सबको कौन रेगुलेट करते हैं? एनपीसीआई रेगुलेट करती है। एनपीसीआई किसने डेवलप किया? आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ओके, लेट्स कम टू द स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करेगा? इनोवेटर, स्टार्टअप और स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करे और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप करे। ठीक है, ये हेल्प करेगा इंडिया को कि वो इंडिया जो है बहुत सारी कंट्रीज़ की तरह अपनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट लाए। ठीक है, कटिंग एज और इंपोर्ट्स में इंपोर्ट जो करता है इंडिया वो कम करे, मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी उनकी कम हो। ठीक है, स्ट्रैटेजिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए भी यूज़फुल होगा। तो ये क्या करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। स्वदेशी क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है जो स्टूडेंट हमारे यहाँ के डेवलप करेंगे फॉर वेरियस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। नाउ एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ऑब्वियसली आत्मनिर्भर भारत जब भी हुआ तो हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए ही हुआ है, तो इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंडिया को एनहांस करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है, चैलेंज, इट इज़ अ चैलेंज लॉन्च किया गया है। देन कम टू बंडीकुट रोबोट। रिसेंटली ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बंडीकुट रोबोट इंट्रोड्यूस किया है। किसको? सीवर मैनहोल्स इन द सिटी को क्लीन करने के लिए। बहुत सारे हमने देखा होगा हमारे यहाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत प्रैक्टिस होती है। ठीक है, जो लोअर कास्ट पीपल रहते हैं हम उनको नीचे भेजते हैं कि हमारे सेप्टिक टैंक्स और ये सब क्लीन करने के लिए। जो बड़े बड़े शहरों में सेप्टिक टैंक्स रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े गटर रहते हैं जिन्हें गटर बोलते हैं एक्चुअली में, हिंदी वर्ड वही है। तो उनको साफ़ करने के लिए बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स रखे जाते हैं। तो इसलिए ये बंडीकुट रोबोट्स किसने डेवलप किया है? जेन रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। आप याद कर लीजिए, जेन रोबोटिक्स क्या है? एक प्राइवेट रोबोटिक्स कंपनी है इंडिया की जिसने बंडीकुट रोबोट्स लॉन्च किया है। वो किसने लॉन्च किया है? सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, सीवर मैनहोल्स इन द सिटी, क्लीन द सीवर मैनहोल्स इन द सिटी। ठीक है, बंडीकुट इज इंजीनियर फॉर क्लीनिंग एनी टाइप ऑफ सीवर मैनहोल। ठीक है, किसी भी टाइप का सीवर मैनहोल्स क्लीन कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू 2D इलेक्ट्रॉन गैस। 2D इलेक्ट्रॉन गैस क्या होते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन गैस होते हैं जो अल्ट्रा हाई मोबिलिटी के होते हैं। ठीक है, जिनकी स्पीड्स जो है वो क्या ट्रांसफ़र करती है? स्पीड अप क्वांटम जो इन्फॉर्मेशन है उनको ट्रांसफ़र करने की स्पीड को बढ़ा देती है। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे डिवाइस में, और डेटा स्टोर करने की जगह बना देती है। डेटा स्टोर इंक्रीजेस द डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी। ठीक है, strong spin order coupling and relativistic nature of electron in the 2 DEG resulted in रशबा फील्ड। रशबा इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब भी स्पिन बैंड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा PQ बैंड्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, जब भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, PQ एंड ऑल। तो ये क्या करते हैं? स्पिन बैंड्स को स्प्लिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जो कि सुपर इंट्रोनिक डिवाइसेस के लिए बहुत काम आते थे। ये किसने प्रोड्यूस किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेटा सिक्योरिटी। चाइना ने अभी लॉन्च किया है। ये चाइना ने इसलिए लॉन्च किया है कि जो भी डेटा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सके। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट है? यूएस का जो क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम है उसके अगेंस्ट है। ठीक है,
दैट इज़ एम्ड एट डिस्करेजिंग अदर कंट्रीज फ्रॉम यूजिंग चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, यूएस क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, सब कंट्रीज़ को बोलता है कि आप चाइना की जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ ना करिए। ठीक है, तो चाइना ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेटा सिक्योरिटी लॉन्च किया, जो किसको डिस्करेज कर रहा है, यूएस क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम को डिस्करेज कर रहा है। अंडर दिस इनिशिएटिव चाइना जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को बुलाएगा और बोलेगा कि आप डेटा हैंडल करो ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड मैनर पे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक जगह पूरा डेटा ले आओ, कॉम्प्रिहेंस करो और उसको यूज़ करो। ठीक है, और फिर उस डेटा को और ओपन और सिक्योर करो। ठीक है, it opposes undermining key infrastructure or data theft by using information technology एंड फोर्सिंग फर्म्स टू स्टोर डेटा जनरेटेड ओवरसीज इन देयर होम कंट्री। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये अपोज कर रहा है कि आप डेटा थेफ्ट नहीं करोगे। और दूसरा चीज़ वो क्या कर रहा है, फर्म और कंपनीज़ को प्रमोट कर रहा है कि वो जो डेटा है वो अपने जनरेट कर रहे हैं वो अपने होम कंट्री में ही जनरेट करें और स्टोर करें। तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डेटा सिक्योरिटी जो है चाइना का इनिशिएटिव है, किसके अगेंस्ट है, यूएस का क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम के अगेंस्ट है, जो कि क्या करता है, डिस्करेज करता है कि कंट्रीज़ को कि वो चाइना की टेक्नोलॉजी ना यूज़ करें। तो ये चाइना ने एज अ काउंटर मूव टू द यूएस क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम, उसके लिए ग्लोबल इनिशिएटिव डेटा सिक्योरिटी लॉन्च किया है। सो आई हैव फिनिश द आईटी एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। मैं बाद में उसके बाद अब आगे का पार्ट कवर करूँगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड जस्ट टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी कि वो जोन कौन सा होता है जहाँ पे एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच।